8m/e है, सॉरी 8m/e। वोल्ट पर मीटर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ही यूनिट है। तो ये दो प्लेट के बीच में क्रिएट हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कोई परेशानी नहीं है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन, यहाँ से कहीं इलेक्ट्रॉन बीच में से कहीं से तो एंटर कर जाता है इसमें। अच्छा, तो इसका मतलब इस पे ध्यान दो, मुझे क्या क्या गिवन है। एक तो ux मेरा 2 है ना, और uy 0 है, ax 0 है, x एक्सिस में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सेलेरेशन उसी डायरेक्शन में आएगी, तो सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन विल एग्जिस्ट। और एक्सेलेरेशन किसके बराबर होता है, e बाय m या q e बाय m, q e बाय m। अच्छा अब q के नाम पे तो e है मेरे पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम पे 8m/e है, और इंटू 1/m है, तो मेरे ख्याल से 8 आ गया, तो एक्सेलेरेशन तो आ गई 8। अच्छा, अब मुझे बताओ ये दूरी कितना चला, 1 मीटर, 1 मीटर s हो गया, x एक्सिस में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर में सिर्फ ये ut हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ t इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस वाली ही स्पीड होगी, क्योंकि x एक्सिस में दूरी तय कर रहे हैं, तो टाइम आधा आ गया। तो मेरे पास एक्सेलेरेशन आ गया y एक्सिस की, और टाइम तो सेम ही है यहाँ से यहाँ पहुंचने का। ठीक है अब मैं निकाल लेता हूँ इस मोमेंट पे जाके, मुझे बताओ ux तो 2 ही रहेगा, क्योंकि वहां एक्सेलेरेशन है ही नहीं उसको बदलने को, ux 2 ही रहेगा, और vy कितना हो जाएगा, uyt, u प्लस at होता है ना, uy प्लस ayt, ये तो 0 था, ay अभी अभी निकाला ताजा ताजा 8, और टाइम निकाला अभी अभी आधा, तो ये हो गया 4, ये 4 मीटर पर सेकंड। अब ये एंगल निकालना है, तो यहाँ से टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू 4/2, मतलब 2, मतलब थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स। ये मैं बिल्कुल हाथ पकड़ पकड़ के बच्चों की तरह करवाया, ठीक है। अगर तुम्हें करना हो जेई के बच्चे की तरह, तो वो इसको ऐसे करेगा, देखना ध्यान से वो बोलेगा ये 2 है तो ये 2, खत्म बात, ये तो समझ आता है। ये 1 है तो टाइम आधा, क्योंकि एक्सेलेरेशन नहीं है उधर, ठीक है। टाइम आधा है तो uy 0 है, और एक्सेलेरेशन कितनी होगी, बस एक्सेलेरेशन निकालेगा वो, और एक्सेलेरेशन कैसे निकालेगा, 8m/e है ना, और मुझे q की जगह e लिखना है, बाय m लिखना है, तो 8m/e से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक्सेलेरेशन 8 आ गई। 8 में टाइम की मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया, 4/2 2 आ गया, तो थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2 आ गया। ऐसे करता हूँ, खुद देखो कितना स्टेप है, ये उसने बस लिखा है, बाकी सब मनी मन हुआ, और बी पे टिक करके आगे बढ़ा है। जब तक तुम इस लेवल पे नहीं पहुंच रहे हो ऐसा सवालों में, बहुत ज्यादा दूर हो, बहुत ज्यादा दूर सिलेक्शन से। अच्छा, फिर दूसरे वाले को देखो, 4 पॉइंट चार्ज है, माइनस क्यू नाम है उनका, ये 4 पॉइंट चार्ज कोने पे रखे हुए, माइनस क्यू नाम है, माइनस कैपिटल क्यू, माइनस कैपिटल क्यू। बीच में इन्होंने एक चार्ज रख दिया क्यू, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बट इस तरीके से रखना है कि इस चार्ज के आते ही पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, सिर्फ ये चार्ज नहीं, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो पहले तो मुझे ये बताओ, इस क्यू ने इस क्यू पे इधर एक फोर्स लगाया होगा जिसका नाम होगा के कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और मान लो इसकी साइड है ए, ठीक है। इसने इस पे फोर्स लगाया होगा इधर जिसका नाम होगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इस वाले ने इस पे फोर्स लगाया होगा जिसका नाम होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2a का होल स्क्वायर। जिस दिन इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, तो इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, पहले इन दोनों का निकालोगे, इन दोनों का इसी डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, √2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों वेक्टोरिकली जुड़ेंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे सेम डायरेक्शन में, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो मैंने ले लिया कॉमन, अंदर बचा √2 प्लस हाफ, ठीक है। अब ये इन तीनों की वजह से इस पे फोर्स आया, इसके आते ही ये इस पे अगर इसी डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स लगा दे, ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, वही फोर्स इन दोनों को इक्विलिब्रियम में लाएगा, वही फोर्स इन दोनों को इक्विलिब्रियम में लाएगा, वही फोर्स इन दोनों को इक्विलिब्रियम में लाएगा, तो ये सबके साथ इक्विलिब्रियम में। अच्छा, ये और ये दोनों का फोर्स ये कैंसिल कर रहा है, तो ये तीनों भी आपस में ऐसे सब कुछ मिला के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अच्छा, इस वाले फोर्स को किसके बराबर होना पड़ेगा, इस वाले फोर्स को मैग्नीट्यूड बाय इसके बराबर होना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और 2√2 प्लस 1/2। ये तो है वो फोर्स जो इनको बैलेंस कर रहा है, ये कौन सा फोर्स है जो इनको बैलेंस कर रहा है। अच्छा, यही फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज इस फोर्स का नाम ये होना चाहिए ना, बट इस फोर्स को निकाले भी तो ये फोर्स निकलेगा कैसे, के छोटा क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, a/√2 का होल स्क्वायर। बताओ, ये √2 होता है और ये a/√2 होता है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये √2 का स्क्वायर होकर 2 ऊपर चला जाएगा, इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा,
तो यहाँ 4 बचेगा नीचे, देखते रहना। ये क्यू कैंसिल, के कैंसिल, ए स्क्वायर उड़ गया, और ये 2 कहाँ चला गया, यहाँ जाके 4 बना दिया, इसको क्या बना दिया, 4। समझ आया? तो क्यू बराबर कैपिटल क्यू बाय 4, 2√2 + 1। अच्छा, अगर ये माइनस का रख दो यहाँ तो क्या होगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा इस पे, तो ये कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएंगे, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, होगा पॉजिटिव ही, और q/4√2 प्लस ये वाला बी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। डन। हाँ, तो जो गलत है माइनस कर दे, माइनस एक कर दे, और जो सही है टिक कर दे। ठीक है, जो सही है उसमें नंबर दे दो, और जो गलत है -1 लिख दो। ठीक है, ऐसे लिखते रहो कि 4 गोला और -1, और जो छोड़ रखा है 0। ठीक है, अच्छा हम तीसरे सवाल पे चले तब तक। Horizontal overhead power line is at a height of 4 मीटर from the ground and carries a current of 100 एम्पियर from east to west। देखो, ये डायरेक्शन होती है, कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ से यहाँ तक था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और जी थर्ड यहाँ। हम्म। तो एक वायर बना दी मैंने, जा रही है कहीं कहीं से कहीं, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, इसमें करंट बाहर रखा है इन लोगों ने कितना, 2 एम्पियर, और जमीन से कितना ऊपर चल रही है, जमीन से ऊपर चल रही है 4 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली बिलो द ग्राउंड, तो यही इस ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट छाट लो, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे, पूरी वायर पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा रही होगी, ईस्ट से वेस्ट जा रही है, इसमें करंट जा रही है ईस्ट से वेस्ट, ये आ गया। अच्छा, तो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोल रहा है, तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से ये होगा ना, μ0I/2πd, है ना। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का वही निकाल लो, मैग्नीट्यूड, फिर डायरेक्शन भी देख लेंगे। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसा करने से ये दोनों मिलके 10⁻⁻7 दे देंगे इंटू 2, और करंट कितना जा रहा है इसमें, 100 एम्पियर का, और डी कितना है 4, तो मेरे ख्याल से 4 से ये 50 बार जाता है 200। ठीक है, तो ये आ गया 5 × 10⁻⁻6, ऐसे कुछ कुछ है। हाँ, 2 ऑप्शन है। अब साउथ और नॉर्थ का पता कर लेते हैं, समझो ध्यान से। ये वायर में करंट ऐसे जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो जब इधर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, इस पॉइंट से बाहर की तरफ आएगा, तो डॉट, ये होगी डायरेक्शन बी की। अब जिस डायरेक्शन में तुम्हें, उसने तो नॉर्थ और साउथ दे रखा है, तो तुम क्या करो, जिस डायरेक्शन में तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, इस डायरेक्शन में करंट मान लो, इस डायरेक्शन में करंट मान लो। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में होता, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाता, ऐसे घूमता ना। अब मुझे बताओ, ऐसे घूमने वाली डायरेक्शन साउथ होती है नॉर्थ होती है, तो नॉर्थ वर्ड आ जाएगा आंसर। कोई परेशानी, ये ऐसे था, इस मूवमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ होने का मतलब तुमने करंट इमेजिन किया बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुमाया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुमाने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ। ठीक है, कोई परेशानी। अच्छा। A magnetic needle lying parallel to magnetic field requires W unit of work to turn through 60 degree. The torque needed to maintain the needle in this position will be, समझना। सबसे पहले तो मुझे बताओ वर्क डन कैसे निकाला जाता है। वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी इज mb cos θ1 minus cos θ2। याद है, डेरिवेशन में सब रखी है इसके हमने। अच्छा, तो mb का तो देखेंगे हम क्या चल रहा है क्या नहीं, mb को एज इट इज लिखो। अब cos θ1 माइनस cos θ2 मुझे समझ में आ रहा है कि ये पहले चुपचाप 0 पे बैठा हुआ था, इसको 60 पे लेके जाना है, तो पहले चुपचाप 0 पे बैठा हुआ था और इसको 60 पे लेके जाना है, तो ये mb/2 आ गया। तो mb/2 क्या है, वर्क डन। mb/2 क्या है, वर्क डन। अच्छा, अब उसने टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क तो mb sin थीटा होता है, और ये ही तो थीटा 60 है, तो mb sin 60 इज √3/2, और इसका नाम तुम जानते हो क्या होता है, तो यार ठीक है, करें आगे। टू करंट सोर्सेज ऑफ लाइट इंटरफियर। ठीक है, द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू सोर्सेज इज 1:4 फॉर दिस इंटरफेरेंस पैटर्न इफ द वॉल्यूम वैल्यू इतना इतना 2 अल्फा + 1 बीटा 3 अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो 5 में देखो,
पांचवे में वो कह रहा है कि दो करंट सोर्स है। अच्छा, इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला, वैसे तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई, याद है? अच्छा, ये मैक्सिमम हो जाएगा अगर फाई 0, और मिनिमम हो जाएगा अगर फाई, हाँ, तो अगर फाई 0 और अगर फाई 180, इस केस में मिनिमम और इस केस में मैक्सिमम। तो अब मुझे आई मैक्स निकालना है, तो आई मैक्स कैसे निकालूंगा मैं? आई मैक्स मैं निकालूंगा, उसने 1:4 दिया है, इंटेंसिटी का रेशो क्या दिया है? 1:4 दिया है। तो अगर I1 1 है, I1 1 है, तो I2 कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 2 रूट 4, ये क्या आएगा? मैक्सिमम। फिर उसके बाद ऐसे ही क्या आएगा? मिनिमम 1 प्लस 4 माइनस 2 रूट 4। अच्छा, रूट 4 4 होता है, तो यहाँ 4 से 4 कट गया, 1 आया, और ऊपर 2 दूनी 4, 4 8 और 1 9, 9/1 आ गया। तो रेशो क्या आ गया? आई मैक्स आई मिनिमम का। अब उसको जो एक्सप्रेशन मांगा है उसको भी देख लेते हैं। ये 1 है और ये 9 है, तो ये तो ऊपर आ गया 10, नीचे आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, कितना आ गया? 9 माइनस 1 8, तो मेरे ख्याल से 5/4। और यही 5/4 को वो क्या बोल रहा है? 2 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 3। कोई अलजेब्रा सुलझाने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करो कि अल्फा 2 होता तो ये 5 हो जाता, बीटा अगर 1 होता तो ये 4 हो जाता। तो उसने मेरे से मांगा है अल्फा बाय बीटा। अल्फा बाय बीटा किसके बराबर आ गया है? अल्फा बराबर कितना लिया था? 2, और ये बीटा आ गया 1, तो 2 आ गया आंसर। इजी। A sinusoidal voltage of peak 283 वोल्ट, पीक 283 वोल्ट मतलब पीक 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 मतलब V नोट की बात कर रहा है ये आदमी, आरएमएस नहीं है वो, उसने बोल दिया अपने मुंह से। अगर वो ना बोलता तो मैं इसको आरएमएस लेता, ठीक है। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है, ओमेगा उसने दे दिया मुझे 320 रेडियन पर सेकंड, यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, सही में ही पकड़ा गया वो। इज अप्लाई टू एलसीआर गिवन दैट रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस उसने 5 ओम दी है, इंडक्टेंस उसने 25 मिली हेनरी दी है, जिसको मैं लिखना पसंद करूंगा 25 इंटू 10⁻³ हेनरी, ठीक है। और कैपेसिटेंस भी दे दी उसने, कैपेसिटेंस दी है कितनी 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 100,000 माइक्रोफेराड, मतलब इंटू 10⁻⁶ मतलब 10⁻³ फैराड। ये सारी बातें समझ में आती है, सारा डेटा मैंने ऐसे लगा दिया। अच्छा, अब उसने मेरे से मांगा टोटल इंपीडेंस बता दो। लो सवाल है कोई, अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अच्छा, लगे हाथ एक्सएल और एक्सी भी निकाल लो। एक्सएल इज ओमेगा एल, एक्सी इज 1/ओमेगा सी, ठीक है। अब एक्सएल माइनस एक्सी अगर उसने पूछा है तो पहले ओमेगा एल निकाल लो, तो ये है 320 इंटू 25 इंटू 10⁻³ ठीक है। और 1/ओमेगा सी इज 1/320 इंटू 10⁻³ ठीक तो है ना? अच्छा, अब इसको सुलझा लेते हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने 25 की 32 में मल्टीप्लाई करी हो, तो 25 या 75 750, 750 में 50 और जोड़ दो क्योंकि 25 दूनी भी करना है, तो 800 आ गया, तो मेरे ख्याल से 8000 आ गया, तो ऊपर वाला तो 8 आ गया, हुआ ऊपर वाला 8 आ गया। अच्छा, नीचे वाला 1000/320 लिखा हो, जैसे किसी ने 0 से 0 काट दो, 8 चौक 32, नहीं 8 से तो फिर 100 नहीं जाएगा ना, वैसे कर तो सकते हैं, 12.5 बार जाता है 100 8 से, तो फिर 12.5 पर वही 40 आ जाएगा, छोड़ो 4 से काट लेते हैं इसको, 4 से 8 बार ये जाएगा, 4 से 25 बार ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25/8, ठीक है, ये आ गया एक्सी। हम्म। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, ये एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है, तो इसने लिखा हुआ है 8 माइनस 25/8 का होल स्क्वायर, सही है। जेड 5 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 8 64 माइनस 25/8 का होल स्क्वायर, तो जेड हो जाएगा 25 प्लस ये कितना, 14 में से 5 गए 9, 39/8, 39/8। अब जब कंप्यूटर में ऐसे दिखे ना 39/8 का स्क्वायर मांग रहा है आदमी, हमजादगी की होता रहा है कैलकुलेशन की, इसे 40 मान लो, 5 कर दो, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 25 50, तो रूट 50 अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा? 7। अब मैंने ये सब क्यों किया समझना, पहली बात तो ये 39 था, मैंने इसको 40 माना, एक ज्यादा माना, फिर ऑब्वियसली एक ज्यादा आया, रूट 50 आया, तो मैंने वही जो सबसे ज्यादा क्लोज वैल्यू है 49 करके इसको साथ निकाल लिया आंसर, ठीक है। तो जेड कितना आया? 7, 7 ओम जेड आ गया। अच्छा, तो इम्पीडेंस मांगी थी उसने हमसे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इम्पीडेंस 7 आ रहा है 2 ऑप्शन में, देखो ऑप्शन पे भी नजर होनी चाहिए ना, जाना का है।
अच्छा, और फेज डिफरेंस भी मांग रहा है, तो फेज डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। टेन फाई किसके बराबर होता है? टेन फाई इज एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर, याद हो, क्योंकि ऊपर क्या आएगा? वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी आर। ये क्यों आता है? फेजर डायग्राम से आता है। ये रिजल्टेंट वोल्टेज होती है, फाई होता है, ये आर होता है, और ये वाला एक्सएल माइनस एक्सी होता है। ओके ओके, तो एक्सएल माइनस एक्सी तो हम निकाला ना अभी, 39/8। तो 39/8 को अभी अभी हमने कितना लिया? 5 लिया, और ये भी कितना है? 5 अप्रोक्सीमेटली। तो कितना आ गया? 1। तो मेरे ख्याल से फाई कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। तो ये नहीं, 4। ठीक है, ओके। छठा हुआ। छठा होने के बाद सातवें पे आ जाओ। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी इतना। इसमें सी की वैल्यू गलत थी ना, +8 लेना तो है ना। ठीक है, तो 3 इंटू टेंस पावर -8 कह रहा है, 3 इंटू टेंस पावर -8। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे बी नोट कितना पता है? बी नोट पता है, ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? सातवां। बी नोट मुझे पता है 3 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो मैं यहाँ से ई नोट निकाल सकता हूँ। ई नोट होता है बी इंटू वी। तो और वी कितना है अपना? वी मतलब सी, स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। ये कट गया, नो आ गया। ठीक है, तो मुझे पता है मुझे या तो पहला ऑप्शन टिक करना है या चौथा ऑप्शन टिक करना है, दोनों में से कोई एक टिक करना है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सब तो चीजें सेम ही रहेंगी, इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यहाँ पे 200 पाई वाई प्लस सी टी है वो तो वही रहेगा। अब मुझे ये बताया बी है मेरा आई कैप में, पॉजिटिव आई कैप में, बी है मेरा पॉजिटिव आई कैप में। अच्छा, और प्रोपेगेशन कहाँ है? प्रोपेगेशन है मेरी, प्रोपेगेशन है माइनस वाई एक्सिस में, तो माइनस जे कैप में, माइनस जे कैप में। तो वेव ऐसे जा रही है यूं, जैसे ऊपर इस ट्यूबलाइट से नीचे की तरफ, तो वेव ऐसे जा रही है यूं। और मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आई में, और प्रोपेगेशन चाहिए यहाँ। तो कोई दो वेक्टर इमेजिन करो जिनका क्रॉस प्रोडक्ट इस डायरेक्शन में आता हो, गिवन वन वेक्टर प्लस आई में है। तो पहला वेक्टर प्लस आई में ऐसे इस डायरेक्शन में है, ये कौन है? बी। ई क्रॉस बी करते हैं हम। तो मैं ई कहाँ इमेजिन करूं कि बी के साथ क्रॉस करके नीचे वाली डायरेक्शन आ जाए? तो मुझे डायरेक्शन नीचे चाहिए, अंगूठा नीचे कर दो, अंगूठा नीचे कर दो। ठीक है, अच्छा, और क्या? अंगूठा नीचे आना चाहिए, तो मुझे कहाँ घुमानी पड़ेगी उंगलियां? बाहर की तरफ। तो प्लस जेड एक्सिस हुआ, माइनस जेड एक्सिस हुआ? प्लस जेड एक्सिस हुआ। तो देख लो इसमें से प्लस जेड एक्सिस कहाँ है? डन। अच्छा, दो करंट सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेरेंस, द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू सोर्सेज 1:4। देखो 1:4 होते ही मुझे बताया मेरा आंसर 5/4 आता है, और 5/4 1.25 होता है। लो खत्म। उसने पूछा कि इंटेंसिटी का रेशियो अगर 1:4 है तो आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम 5/4 होता है। यहां से पकड़ा मैंने, देख देखा, और 5/4 1.25 होता है। ठीक है, आया समझ? तो आ गया आंसर। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन Li++ फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड बोर ऑर्बिट इज। अच्छा, पहले से तीसरे में, पहले से तीसरे में देखना। एनर्जी का एक्सप्रेशन तुम सभी जानते हो, ऐसा मुझे लगता है कि 13.6 Z/n का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं इसी में ही चीजें पेल देता हूं, जैसे किसी ने यहाँ 2 और यहाँ 1 ऐसे लिख दिया। समझ तो आया ना कि दूसरे वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी, पहले वाले की कम होगी। ठीक है, और दूसरे वाले ऑर्बिट का नाम क्या है? 3 है। वैल्यू कितनी है उसकी? 3। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि किसी ने थर्ड ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में खुद ही मान लिया, तो एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वही रिक्वायर्ड होगी। कोई दिक्कत? ठीक है, तो -13.6। जेड की वैल्यू कॉमन है, बाहर आ जाएगी, तो एल आई के लिए 3 होता है, तो 9 बाहर आ गया, अंदर बचा 1/9 -1। ठीक है, तो ये -8 आ गया, ऊपर क्या है? -8, माइनस माइनस प्लस, तो 13.6 इंटू 8 बचा, क्योंकि 9 से 9 कट गया। अब इसको सुलझा लो। 8×6 = 72, और 8×3 = 24, नहीं 8×6 = 48 होता है, हाँ 72। 8×6 = 48, 4, 8×3 = 24, 24 और 4 = 28, 2, 8 एकम 8 और 2 10, 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। मजाक मजाक सवाल है सारे। स्टेट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिजन, हाँ होती है। हर न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी तो रिलीज होगी होगी, वरना कराएंगे क्या इतने में की चीज? टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यूजन फ्रेगमेंट इज लार्जर देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, इसीलिए तो होता है। सही तो कह रहा है, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, फैक्ट टू क्लियर उसने, पक्का? ठीक है। वीडी ग्राफ में ट्रायंगुलर वेव हैविंग अ पीक V0, देखो ये एक क्लास में कराया क्वेश्चन है,
और वैसे तो क्लास में तो बहुत सारे कराए हुए क्वेश्चन है। ये वाला भी क्लास में हो रखा है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ये वाला तो यही क्लास में हुआ ही हुआ था, करा ही था। ठीक है, और ये तुम कर सकते हो तो कोई खास बात नहीं है। ये शुरू के दो तो क्लास में हुए पड़े हैं, इसमें यहाँ तक नहीं, लेकिन ये वाला तो क्लास में हुआ पड़ा है। ठीक है। अच्छा, और इससे तो बहुत बढ़िया ऊपर करी हमने चीजें, ये तो बच्चों वाली चीज पूछी है इसने। अच्छा, और ये आसान सा फॉर्मूला था, ये क्लास में बताया हुआ है मैंने खुल के, और ये भी एग्जैक्टली क्लास का ही क्वेश्चन है, तो इसमें देखो क्या हो सकता है। क्लास चल रही है भाई। दोबारा करा देता हूँ एक बार और, मुझे बस यहीं तक ही तो निकालना है। तो मुझे लगता है किसी ने स्ट्रेट लाइन बना दी, जैसे किसी ने दिया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसका c 0 है। ठीक है, और ये स्लोप कैसे निकाला जाता है, y अपॉन x से, y नॉट अपॉन x नॉट से। ठीक है, तो तुम्हें लगता किसी ने अगर मुझे m पूछ लिया, तो ये इक्वेशन जो मेरे बनेगी v इक्वल्स टू, ये कहां तक गया है, v नॉट तक गया है। कहां तक गया है टाइम पे, t बाई 4 तक गया है। तो ये आ जाएगा v नॉट बाई t बाई 4, ये आ गया m, ये क्या आया m, और x क्या है t, बन गई इक्वेशन। तो अब मुझे इसका क्या निकालना है, वी आर एम एस निकालना है। तो वी आर एम एस क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर का मीन का रूट, कर लो। तो ये हो जाएगा वी नॉट बाय टी बाई 4, ये तो बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट में तो रूट मीन स्क्वायर लगता ही नहीं, हो तो एज इट इज आंसर कर देता है। अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और हर एक की लिमिट 0 से टी बाई 4, 0 से टी बाई 4, ये आ जाएगा टी क्यूब बाई 3। तो वी नॉट अपॉन टी बाई 4, और अंदर तुम्हारा बचेगा टी बाय 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और तब तक इसका हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा टी बाई 4, और एक टी बाई 4 से ये क्यूब कट के स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, रूट 3 अंदर बच जाएगा, और इस वाली चीज से ये वाली चीज कट गई, वी नॉट बाय रूट 3 आ गया। जाते तो नहीं हुआ, समझ आया, ये आ गया इसका। अच्छा, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा था, 10वां, ठीक है, 11वां, फिर 10वां कहाँ करा है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट p इज, देखो एक पॉइंट सोर्स से किसी r दूरी पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाह रहा है, तो मुझे तो ये पता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला p बाय एरिया होता है, और एरिया इसका 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा, रेडियस r है क्योंकि स्फीयर है, सर्कल नहीं होता है। अच्छा, और यही इंटेंसिटी का फॉर्मूला पॉइंटिंग वेक्टर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हाफ एप्सिलॉन नॉट c e स्क्वायर के बराबर भी आता है, और वो मुझसे यही मांग रहा है। उसने पूछा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो इस फॉर्मूले में सबको इधर सरका दो, ई को इधर रखो, तो ये बनेगा तुम्हारा p बाई 4 एप्स, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको इधर सरकाओगे तो नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट सी, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 से इसको काटोगे 2 आ जाएगा, स्क्वायर का रूट यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया p अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट सी, p अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, c पहले एप्सिलॉन, तो ये पहले ही मैच कर गया। ठीक है, ये पॉइंटिंग वेक्टर से आता है बेसिकली, कि तुम्हारी इंटेंसिटी एस एवरेज आता है तुम्हारा, और ये भी बहुत ज्यादा महंगी चीज नहीं है, अभी बता देता हूँ क्या चीज है, सुनना ध्यान से। तुमने ये तो पढ़ा होगा ना मैग्नेटिक, इतना तो मैंने भी पढ़ा रखा है। कौन सा सवाल चल रहा था, कहाँ से चला, सवाल नंबर था 12वां। इतना हिस्सा मैंने तुम्हें बेसिक बेसिक में बताया हुआ है कि कभी भी तुम्हें प्रोपेगेशन देखनी होगी, तो प्रोपेगेशन जो जाती है वो हमेशा ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में जाती है, प्रोपेगेशन इज इन ई क्रॉस बी, ये तो पता है। ठीक है, अच्छा, ई क्रॉस बी, तो फिर हमने एक सवाल शायद गलत कर दिया। हाँ, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड था, मुझे ई क्रॉस बी निकालना है, अननोन को बी की तरफ घुमाना है, हमने आई को उसकी तरफ घुमा दिया, फिर डी ऑप्शन आएगा इसका। गुड बाय टाटा, खत्म। ना ना, अब वो जो लिखा हुआ था वो सब पीछे चला गया, वो तो कर भी लोगे तुम, इतना तो हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ, इस पे जाओ 7 पे और दोबारा रीचेक कर दो इसे, क्योंकि मेरे दिमाग में आया, मैं कहा यार वहां बी दिया हुआ था, तो फिर तो दिक्कत है। ठीक है, ऐसे आधी चीजें तो देख सिली मिस्टेक थी है मेरी, आगे चलते 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 पता ही लग गई है टाइम पे, तो तुम्हें ग्रो तो करना पड़ेगा, कुछ भी करो तुम। तो एक तो तुम प्रेशर लेके करते हो पेपर, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, तब भी देखना उतना टाइम लगेगा जितना टाइम तुम करने में ले गए थे इसे। और अभी नंबर बता दें कितना कराया तुमने। ई क्रॉस बी, ये मान लो पॉइंटिंग वेक्टर नाम की कोई चीज बता दी मैंने। ठीक है,
भली बातें जानते हो तुम, बी किसके बराबर होता है, ई बाई सी के बराबर होता है। ठीक है, और ये आ जाएगा ई स्क्वायर बाय सी, दिख रहा है। अगर मैं इसका एवरेज निकालू, स्क्वायर का एवरेज हाफ आता है, तो ये आ जाएगा हाफ ई स्क्वायर बाय सी। अच्छा, और सी को क्या लिख सकते हैं हम, सी को लिख सकते हैं, सी को लिख लो तुम 1 में अंडर रूट एप्सिलॉन म्यू नॉट। ठीक है। अच्छा, और अगर तुम ये लिखोगे तो इस पे एक काम करो, सी की मल्टीप्लाई कर लो, सी की डिवाइड कर लो। ठीक है, तो जैसे ही तुम इसे 1/c² निकालोगे तो 1/c² विल बी एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, क्योंकि नीचे सी स्क्वायर बन रहा है, दिखा। तो साफ साफ तुम्हें दिख ही गया होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ये जो म्यू नॉट है ये आ गया, और ऊपर एक सी बचा। ठीक है, अब ये जो म्यू नॉट था, ये क्योंकि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसकी फॉर्म में लिख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिख रहे हो, तो ये म्यू नॉट वहां एब्जॉर्ब होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने कन्वर्जन दे मारा। अब ये कैसे होता है, जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेंस लेवल एडवांस लेवल की पढ़ाऊंगा तो वहां ये सारी चीजें समझाऊंगा कि यहाँ से आज जंप करने में म्यू नॉट एब्जॉर्ब क्यों हो जाता है। तो फाइनल आंसर आ गया तुम्हारा, ऐसे कुछ कुछ आता है। मैंने तुम्हें हल्का हल्का आइडिया दे दिया, तुम्हें लगा कि सर पैर है ही नहीं इसके, कहां से टपक गया एकदम, तो ऐसे टपका है कुछ कुछ। ठीक है। An infinite current carrying uniform wire passing through a point O in the perpendicular to the plane। ठीक है, ऐसा मान के चलो कि 3D में बना रहा हूं मैं इसको, ये कोयला कैसी भी शेप हो मुझे उससे क्या, और ये मेरी वायर है, वायर में मान लो करंट गया आई से। ठीक है, तो बस मुझे एक चीज बताओ, यहां मैंने एक कोयल रखी हुई है, यहां से यहां करंट जा रहा है, तो जब तुम एम्पियर सर्किट लो मैंने सिखा रहा था, तो मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई भी थी कि अगर ऐसे करंट गया तो करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मान लो, और डीएल को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ मान लो, डीएल को हमेशा। तो मुझे बताओ इसमें डीएल हमेशा बी के क्रॉस नहीं रहेगा, बी एंड डीएल विल बी पैरेलल। कब, ऑलवेज, हम तो हमेशा लेंगे, हमने चलाई ऐसे रखी है कि बी और डीएल हमेशा पैरेलल है। और मैंने तो स्क्वायर बनाया, उसने तो फिर भी क्या बना रखा है, सर्कुलर बना रखा, गोल घुमा रखी है चीजें। अच्छा, तो इसका मतलब बी डॉट डीएल कितना आएगा, बी डीएल, और डीएल क्रॉस बी कितना आएगा, 0। और मुझे लगता है तुम्हारा आंसर आ चुका है, एफ इक्वल्स टू, बोलो, आई डीएल क्रॉस बी 0। ये तो मैंने लिखवा के समझाया तुम्हें, बालक कैसे करेगा, बालक कैसे करेगा। वायर यहां गई, मैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डीएल के पैरेलल लेता हूं। नहीं नहीं, देखना, वायर पासिस थ्रू ओ इन परपेंडिकुलर प्लेन कंटेनिंग करंट कैरिंग लूप। देख, ये प्लेन है लूप का, इसके परपेंडिकुलर तो ऐसी जाएगी ना वो, एज शोन इन फिगर, चूज करेक्ट ऑप्शन। हाँ, लूप का प्लेन ये है, इसके परपेंडिकुलर ये। ठीक है। हम्म, नहीं, टॉर्क जीरो होगी नहीं होगी, वो मैं मे नोट भी लिखता, मैं सही कर देता, लेकिन उसने बोला जीरो ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है जीरो हो जाए। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब टॉर्क जीरो होता है क्या, फिर टॉर्क मान ले ये यहां से ऐसे गई, तो ऐसे जाने के बाद जो दो लाइनें एक्सल की तरह सपोर्ट हो जाएंगी, उन पे तो खत्म हो जाएगा टॉर्क, बाकी दो पे बचेगा। ठीक है, और शिफ्टिंग तो होगी नहीं जब फोर्स ही नहीं है, सेंटर मास को शिफ्ट करने के लिए फोर्स तो चाहिए, मोमेंटम मतलब लगे, तो है ही नहीं अपने पास, खत्म हो गया। और वैसे भी मल्टीपल करेक्ट नहीं है, अगर एक सही आ गया तो बाकी तीन अपने आप गलत हुए। ठीक है। तो बी डो डीएल में पैरेलल लेने वाला हूँ, पैरेलल लेने वाला हूँ, तो डीएल क्रॉस बी 0 हो गया, फोर 0 हो गया, खत्म। कितना सेकंड लगा बच्चे को, अगर आता है तो 2-5 सेकंड लगे बस। ठीक है, देखो, इन अ गिवन सर्किट स्विच वाज कनेक्टेड टू पोजीशन 1। अच्छा, पहले स्विच पोजीशन 1 से कनेक्टेड था, ये ऐसे, फिर स्विच को बहुत लंबे समय तक इसी पोजीशन में छोड़ दिया गया, टी इक्वल्स टू 0 पे अब हमारी बारी आई, टी इक्वल्स टू 0 पे इसने स्विच को इधर क्लोज दे मारा। जैसे ही इसने स्विच को इधर क्लोज किया तो ये कैपेसिटर ओपन में चला गया, अब ये तो काम नहीं करेगा ना, तो कौन से दो कैपेसिटर काम करेंगे, सी और टू सी, तो हमारा सर्किट बन गया ये ये बात सब जाने तो। अब तुम्हें बताया कि अगर कभी भी ये पैरेलल में लगे होते हैं तो पोटेंशियल इनवर्स रेशो में बढ़ती है।
पोटेंशियल इनवर्स रेशियो में बंटने का मतलब क्या है, अगर मैं V2 निकालूंगा तो V2 विल बी C अपॉन 2C प्लस 2C इंटू V। क्या बताया था क्लास में? अगर तुझे नहीं पता तो एक बार देख लियो। अब तो मैंने ये भी प्रिंट करा दिए, तुझे दे दूंगा। इसमें टाइम लाइन के साथ लिखा हुआ है, जो तुझे नहीं आता जैसे इसमें लिखा होगा अगर कैपेसिटर के नोट्स पे तो होने तो चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के बात कराया था ना मैंने कैपेसिटर, या करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करवाया था? हाँ ये कैपेसिटर। इस पे वीडियो नंबर भी लिखा हुआ है और कौन सा टॉपिक किस टाइम से किस टाइम तक पढ़ा है वो भी लिखा हुआ है, तो तुम्हें तुरंत पता लग जाएगा। तुम्हें जो पार्ट समझ में नहीं आ रहा कहाँ देखना है। देखिए, अगर पैरेलल है तो कैसे बढ़ता है, पैरेलल तो चार्ज बढ़ता है, और अगर सीरीज में है तो इनवर्स रेशियो में बढ़ता है। ये सब बताया हुआ है, समझाया हुआ है क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तुझे कि ना तो तू भी देख ले। तो ये बांट दूंगा मैं सबको, तुम्हें अपना मोज काटना, फिर तुम्हारे नंबर आएंगे, फिर नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारे गले काटूंगा फिर। क्या कुछ तो बोला तूने, पहली बार मुझे कुछ काम कर लगा था, कुछ तो आया मेरे पास, फिर जो भी है। तो सी अपॉन सी प्लस 2C इंटू वी। तो मेरे पास V2 कितना आ गया, V2 आ गया मेरे पास, यही आ गया, इसमें क्या ही सी 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 ऐसे काट लो, तो ये आ गया V/3। V/3 सबको दिखाई दे रहा है, सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है? ठीक है। अच्छा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी आ गई? V/3 गिवन टर्म में आंसर आ रहा है। अच्छा तो मुझे चार्ज निकालना है, तो चार्ज किसके बराबर होता है? CV। सी कितना है? 2C। V कितना है? V/3। तो मेरे ख्याल से 2/3 CV आ गया, 2/3 CV आ गया, खत्म, निपट गया। ठीक है। तो ये 14 ही हो गया तुम्हारा। एन आयरन रोड ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक मोमेंट M, ये क्लास में वो क्वेश्चन है, एग्जैक्टली क्लास में वो क्वेश्चन है। देखो, L लेंथ है, ये माइनस है, ये प्लस है। क्या होते हैं माइनस एम प्लस एम? पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेट डायपोल तो लिखूंगा मैं अब, आइदर ऑफ पोल स्ट्रेंथ इन 12। गजब गजनी हो भाई, इसको सर्कुलर फॉर्म में ऐसे बना दिया। तो मुझे तो इन दो के बीच का सेपरेशन देखना होता है, तो आज के दिन सेपरेशन क्या है? 2R। तो मेरा M डैश किसके बराबर आएगा? M 2R। ठीक है, बट R के फॉर्म में तो आंसर निकालना नहीं है मुझे, तो आंसर निकालना है L के फॉर्म में, क्योंकि इसमें तो लेंथ L पे ली हुई है यहाँ। ठीक है, तो मुझे बताओ, यही तो लेंथ L है, इसी को ही तो तुमने घुमा के बनाया, और यही तो 2πr का आधा πr है। तो यहां से R क्या आ गया? L बाय, रख दो यहाँ, M 2 R की जगह क्या रख दिया? L बाय पाई। तो ML तो पुराने वाला बन गया, 2/पाई पहले वाले रह गया, ये तो ओरिजिनल लेंथ था ना, तो 2m/पाई आ गया, 2m/पाई। डन। ये तुम्हारा 15वां सवाल। A very long solenoid of radius are carrying इतना करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t बड़ा है 0 से, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा। काउंटर क्लॉकवाइज करंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया गया है। सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल ऑफ रेडियस 2r इज प्लेस्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब सोलेनोइड और इक्वेटोरियल ऐसे है कि, मैं जो समझ पा रहा हूँ ये समझ पा रहा हूँ, 16 की तुम्हारा ऐसे कोई सोलेनोइड है, और जिस प्लेन में सोलेनोइड के छल्ले हैं उसी प्लेन में तुमने कोयल ले ली है। ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ तो बोल तो दिया उसने कंसेंट्रिक, ठीक है, ऐसे ही है जैसे मैं सोच रहा था। द करंट इंड्यूस्ड इन द आउटर कॉइल इज करेक्टली डिपिक्टेड। करेक्टली डिपिक्टेड क्या? अच्छा आगे भी तो है, सॉरी, लगा ये क्या है। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम्हें ग्राफ बताना है कि इसमें से जो करंट दौड़ेगा वो करंट इनमें से कौन सा ग्राफ फॉलो करेगा। ठीक है। अभी तो मुझे नहीं पता कौन सा करंट क्या है इसमें क्या नहीं, बस मुझे ये बताया कि सोलेनोइड में जो करंट जा रहा है, सोलेनोइड में जो करंट दौड़म दौड़ी कर रहा है वो है किसी भी टी टाइम पे इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं ऐसे करंट को। ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो वो होगा के टी ई टू द पावर माइनस एल्फा टी। ठीक है, जहां पे के बड़ा है 0 से। ठीक है, समझते रहे ना?
इस कॉइल में करंट किसी भी भाषा में जाए, किसी भी दिशा में जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना जानता हूं, जो मुझे आता है वो पेल देंगे कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। तो ये तो किसका करंट है? सोलेनोइड का। किसका? ये बात समझ में आती है? तो सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनोइड म्यू नॉट एन आई, और ये वाला आई ही तो आई टी है। आई की प्रोडक्ट नहीं हो रही टी के साथ, आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टी है, इंस्टेंटेनियस करंट है। तो ये लिखा जाएगा म्यू नॉट एन के टी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। मैग्नेटिक फील्ड आ गया किसका? सोलेनोइड का है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई परेशानी? अच्छा, अब मुझे करंट निकालना है इस मैग्नेटिक फील्ड से, तो मैं ये भी जानता हूं कि पहले फ्लक्स निकालो। फ्लक्स किसके? कोई भी फ्लक्स जो इसमें से बदल रहा होगा, वो बदलता हुआ फ्लक्स क्या बी डॉट ए के बराबर होता है? तो क्या ये बी ए कोस थीटा के बराबर होगा? क्योंकि अब यहां दोनों जगह मैग्नीट्यूड आ गया। अब थीटा कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी ना, और इस कॉइल का एरिया वेक्टर भी तो इधर ही होगा ना। तो थीटा कितना आ गया? अगर थीटा 0 हो गया तो ये सिर्फ बा बचा। और मैग्नेटिक फील्ड किसका उठाऊंगा मैं? जिसने जनरेट करा है। किसने जनरेट करा है? सोलेनोइड ने। तो इतना मुश्किल थोड़ी ना है, बताओ ना फिर। तो म्यू नॉट एन के टी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी ए, ये आ गया फाई। मुझे ये पता है करंट तो बिना ईएमएफ के नहीं आ सकता, तो जो इंड्यूस करंट होगा वो इंड्यूस डीएमएफ से ही तो आएगा। तो पहले इंड्यूस डीएमएफ निकालना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो माइनस डी फाई बाई डी टी निकाल लेंगे। तो माइनस म्यू नॉट एन के ए, ये तो आ गया बाहर, इसको नहीं करूंगा मैं डिफरेंशिएट। क्यों नहीं करूंगा? तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। डिफरेंशिएट होगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। तो इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से होगा। तो प्रोडक्ट रूल अगर मैं लगाऊंगा तो मैं टी को अगर एज इट इज रख दूं, तो ई टू द पावर माइनस अल्फा टी के साथ क्या आ जाएगा नीचे? -1 प्लस माइनस अल्फा, माइनस अल्फा, फिर प्लस। अब टी को करेंगे और दूसरे वाले को एज इट इज, टी का 1 आ जाएगा, दूसरे वाला एज इट इज आ गया। हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो मेरा आई इंड्यूस किसके बराबर होगा? आई इंड्यूस होगा मेरा ई इंड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस। तो माइनस म्यू नॉट एन के ए डिवाइडेड बाय आर। अब इसमें से ई टू द पावर अल्फा टी कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो निकाल लो वो भी। ई टू द पावर माइनस अल्फा टी आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 माइनस अल्फा टी। अंदर बचा 1 माइनस। इसमें बताओ कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब उसने मुझे कहा है कि मेरा मेरा क्या क्या गिवन है मुझे। के तो 0 से बड़ा है, ठीक है, के 0 से बड़ा है, और टाइम 0 या 0 से बड़ा है, टाइम 0 या 0 से बड़ा है, मतलब टाइम की वैल्यू नेगेटिव में नहीं रख सकते ऑफ कोर्स। ठीक है, बहुत सीधी बात बता दी इसने है। ठीक है। तो देखो के पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव होता ही है, एक्सपोनेंशियल की पावर में कुछ भी पॉजिटिव होगा, नंबर ऑफ टर्न पॉजिटिव होते हैं, ये कांस्टेंट है पॉजिटिव होगा, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हुआ। तो ये पूरा गुच्छा तो पॉजिटिव है, ये पूरा गुच्छा तो पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ, अगर मेरा टाइम 1 बाय अल्फा हो गया, क्यों रखा मैंने 1 बाय अल्फा? तुम्हें पता लग जाएगा 0 हो जाएगा, तो मेरा आई 0 हो जाएगा। टी इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा पे आई 0 हो जाएगा इंड्यूस्ड। ये बात समझ आती है? अच्छा, और टी इक्वल्स टू 0 पे 0 रखो यहां, तो कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट भी मतलब पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा समझ गए होंगे तुम? हाँ, क्योंकि इस पॉजिटिव मात्रा के बाहर एक भाला लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो जब समय 0 है तो मेरा आई नेगेटिव है, और जब समय आगे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते आई 0 भी होता है, तो मतलब एक्स एक्सिस को भी काटेगा, वो टाइम के एक्सिस को भी काटेगा। तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस को काटता हुआ जाएगा। तो कितने ग्राफ है ऐसे, फिर उसमें से कैंसिल करेंगे। पहला है, दूसरा टी इक्वल्स टू 0 पे नेगेटिव आना चाहिए, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो यही आ रहा है बस। इससे आगे तो मुझे सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो आसान था। ठीक है। अच्छा, फॉर न्यूक्लियस ए एक्स जेड, ए एक्स जेड, ये कर लिया होगा तुमने भी खुद से, है ना? एक्स लगा लिया होगा उधर। और ए क्या होता है यहाँ पे? मास नंबर। जेड क्या बात, केमिस्ट्री भी पढ़ लिया, फिजिक्स भी पढ़ लिया, 2 महीना पूरा यही टॉपिक पढ़ा उसके बाद भी खाली हाथ। ठीक है। अच्छा, और ए वैसे किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज ए, और जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बस। ठीक है। अच्छा, मान क्या रहा है वो? सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, हम्म, ये तो नहीं हुआ होगा तुमसे, है ना? ठीक है, बता देता हूँ, बता नहीं रहा, बस लिख देता हूं तुम्हारे लिए। एक चीज होती है जिसका नाम होता है
सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, इसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी बोलते हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, क्योंकि ये प्लाज्मोडियन स्टेट ये सब न्यूक्लियर प्लाज्मा ये सब एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी एक चीज होती है। उसमें बाइंडिंग एनर्जी 5 हिस्सों में बढ़ती है, 5 हिस्सों में बढ़ती नहीं है, 5 हिस्सों को मिला के बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा जाता है। कैसे समझना, सबसे पहले वॉल्यूम वाली टर्म लिखी जाती है। ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और ये एक्सप्रेशन भी याद रखना कि मेरा आर हमेशा आर नॉट ए टू द पावर 1/3 के बराबर होता है, ठीक है। और यहां पे भी ए क्या है, नंबर, तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन और साइज और रेडियस वगैरह का कुछ तो लोचा होता है, ठीक है। पहले टर्म आएगी वॉल्यूम की, जिसमें ए लिखा जाएगा बस। फिर दूसरी टर्म आएगी सरफेस की, जिसमें लिखा जाएगा ए एस ए टू द पावर 2/3। फिर तीसरी टर्म आएगी कोलम्ब्स की, ए सी, वो लिखा जाएगा z इंटू जेड माइनस 1, ये z स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे z इंटू जेड माइनस 1 ही होता है। नीचे लिखा जाएगा a की पावर 1/3 माइनस, फिर टर्म आएगी एसिमेट्री की, फिर टर्म आएगी असिमेट्री की, और असिमेट्री लिखा जाएगा 2a माइनस, ये शायद होता है a माइनस 2z, a माइनस 2z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, और फिर प्लस माइनस टर्म आती है पेयरिंग की, और ये पेयरिंग वाली टर्म होती है, ये जो सही है ये पेयरिंग वाली टर्म होती है, ऐसे इस तरीके से खुलती है कि होगा तुम्हारा a पेयरिंग प्लस का इनटू में a की पावर -2/3 अगर E1 हो। ये कहां से आया, फ्रॉम पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वही जो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है पेयरिंग वाला, वही से आया। तो वहां पे E1 पेयरिंग होती है तो ये आता है, और अगर E1 आड हो जाए तो 0 आता है, और अगर ओड हो जाए तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए पी माइनस का, और बाकी सब सेम। यहाँ पे ए वी वॉल्यूमेट्रिक टर्म है, वॉल्यूम डिपेंडेंसी या वॉल्यूम टर्म लिख लो तुम इसको, ए एस सरफेस टर्म है। अच्छा मुझे बताओ, सामने बाइंडिंग एनर्जी लिखी हुई है, तो तुमने अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा हो यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट का, तो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी है, सब एनर्जी, पांचों के पांचों टर्म एनर्जी लिखी हुई है, ठीक है। ये सरफेस टर्म मतलब सरफेस एनर्जी वाली टर्म, ये वॉल्यूम एनर्जी वाली टर्म, ठीक है। अच्छा, और ये कूलम्ब वाली टर्म, ये कोलंबियन टर्म मतलब कोलंबियन जो एनर्जी, और ये एसिमेट्रिक टर्म, एनर्जी इन्वॉल्व इन एसिमेट्रिसिटी, ठीक है। और ये कहां से आया, फ्रॉम पॉली एक्सपल्शन, और इसमें एपी क्या है, एपी एसिमेट्रिक तो लिख देना। अच्छा पेयरिंग है, पेयरिंग टर्म, पेयरिंग, ये होता है तुम्हारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल की इक्वेशन बाइंडिंग एनर्जी की। और अगर तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में पूछा जाए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में पूछा जाए, तो तुम कुछ नहीं करोगे, सिर्फ क्या करोगे, बाइंडिंग एनर्जी को किससे डिवाइड कर दोगे, ए से। तो जब इसको ए से डिवाइड करोगे तो पूरे एक्सप्रेशन को ए से डिवाइड करने पे अलग अलग टर्म आ जाएंगी, और वो भी तुम पता लगा पाओगे। इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर देना, यहाँ से एक गायब हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, -1/3, नहीं 2/3 में से तुम 1 कट, हाँ -1/3, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए से डिवाइड कर रहे हो ना इसको, तो ए इंटू ए ये आ जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 4/3, और ये स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड बाय ए करोगे तो यहाँ से डिवाइड बाय ए करने पे यहाँ पे माइनस के ऊपर कितना आ जाएगा, -1, और यहाँ पे -1, ठीक है। तो ये आ जाएगी सभी टर्म की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए तुम्हें, उसके हिसाब से सवाल हो जाएगा। और तुम्हें नहीं पता था क्योंकि मैंने भी नहीं बताया कभी, तो इसीलिए ये सवाल तुमसे नहीं होगा, ठीक है। क्या चीज, तो सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन ए की पावर 2/3, तो सरफेस एनर्जी ढूंढो, सरफेस टर्म कहाँ है, ये रही, तो ये ए की पावर 2/3 ये कह रहा है ये। अच्छा तो
सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा है, पर उसने पर न्यूक्लियन के लिए इसको किससे डिवाइड करोगे, ए से डिवाइड करोगे, ए से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा -1/3, और ये क्या कह रहा है 2/3 कह रहा है, तो गलत हो गया। कोलंबियन कंट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग एनर्जी -A2, हाँ माइनस का तो होता है Z × Z-1 A की पावर 4/3, तो इसको A से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, क्या 4/3 आ रहा है, 4/3 आ रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, कोलंबियन कंट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो जैसे ही तुम इसको ए से डिवाइड करोगे, इस पे ए की मल्टीप्लाई करोगे, +1 करोगे, 3 4 4/3 आ रहा है, ठीक है। और Z × Z-1 आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो ये बात सही है, तो बी सही हो गया, डन है। अच्छा, वॉल्यूम एनर्जी बी आर इक्वल्स टू A3 है, तो वॉल्यूम एनर्जी तो A3 है प्लस का, ठीक है, ये भी सही है। डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, बाइंडिंग एनर्जी में डिक्रीमेंट क्या सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, देखते हैं। क्या यहाँ माइनस लगा हुआ है जी, और जैसे जैसे मैं सरफेस एरिया बढ़ाऊंगा वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी घटेगी, क्योंकि नेगेटिव वाली टर्म बढ़ेगी तो बाइंडिंग एनर्जी घटेगी। क्यों, अच्छा मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों निकाल रहा था फिर, ठीक है, ये तो सही है। डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये तो अभी अभी बताया मैंने, क्यों सही है, क्योंकि नेगेटिव में टर्म घटेगी तो बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी नेगेटिव में टर्म बढ़ेगी, उसने कहा ये बढ़ाओ तो नेगेटिव वाला बढ़ा, तो बाइंडिंग एनर्जी घटी, तो सही कह रहा है। While estimating surface energy to show that each nucleon interact with 12 nucleon, नहीं कोई गलत है ये बात, तो ये मतलब इंटरेक्शन बहुत तरीके से हो सकती है, बड़े न्यूक्लियस में अलग तरीके से होती है, छोटे न्यूक्लियस में अलग तरीके से होती है, क्योंकि इसमें कम नेबर पे फोकस होता है और इसमें मैक्सिमम नेबर पे फोकस होता है, वो तो खैर अभी नहीं समझोगे, बट ये मान के चलो कि ये भी गलत है, गलत बोल रहा है, ऐसे फिक्स नहीं होता, हर न्यूक्लियस का साइज, हर नंबर ऑफ न्यूक्लियन अलग तरीके से इंटरेक्शन देता है, ठीक है। तो अपने पास कौन कौन बचा, सी और डी सही है, तो पहले ही आ गया। ये तुम्हारे करने का नहीं था, एक तो छोड़ोगे भी ना, एक तो मतलब बहुत सारे छोड़े तुमने, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 5 point charge each plus q are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side L, ठीक है। The magnitude of force on point charge of negative value minus q placed at the center of the hexagon, अगर वो माइनस क्यू लगाऊं छठे वाला रख दूं तो फोर्स 0 हो जाएगा, इसका मतलब जो छठे वाला था जो फोर्स लगा रहा था वही सब मिलके लगा रहे थे, और बीच की दूरी क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो वही होगी जो साइड है, अगर साइड मेरी L है तो दो चार्ज के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी L, मैं बना नहीं रहा, इमेजिन कर पा रहे हो सब बातें, और अगर वो L है तो डायरेक्ट डायरेक्ट एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में क्या फोर्स का फॉर्मूला लगेगा, q²/4πε0 L², तो q²4πε0 L² सी आ गया, डन करें आगे। क्या क्लास में हुआ क्वेश्चन नहीं है, क्लास में कराया था ना ये वाला क्वेश्चन तो, और उसमें भी देखना कितने सारे गलत करेंगे। A uniform heating wire of resistance 36 ohm is connected across a potential difference of 240 volt, अच्छा जी, then the wire is cut into half, the potential difference 240 volt is applied across each half separately, ratio of power dissipation, ये तो फर्जी सवाल, देखो उसने कहा 240 वोल्ट है, ठीक है, पावर निकाल लिया ना, तो मैं कह रहा हूं पावर 1 मान लो इसको, 240 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36, अच्छा इधर मैं मेरी मेज पे कपड़े धोने कौन लग गया बस रगड़े, ये तो समझ में आया कहां से ले आया, V²/R पावर डिसिपेशन V²/R, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा ये वायर की L लेंथ थी और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल कनेक्ट किया हुआ था, अब उसने इस वायर के दो टुकड़े कर दिए, L/2 और L/2, तो अब उसने इस पे अलग से 240 वोल्ट लगाया, इस पे अलग से 240 वोल्ट लगाया, और इसको मैंने केस बोल दिया पावर 2 का, इन दोनों को ऐड कर दूं तो पावर 2, समझ आया। ये कोई डिवाइड नहीं किया हुआ, ये तार है, ये तार है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, इनको कनेक्ट करा हुआ है 240 वोल्ट से, मुझे लग रहा था तुम्हारा दिमाग इसी चीज पे खराब हो रहा है, और ये ब्रैकेट है, ये सर्किट है पूरा, ठीक है। तो पावर 2 भी निकाल लेते हैं, मुझे बताओ उसने ना क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज किया ना रेजिस्टिविटी चेंज की, तो रो एल बाय के तहत अगर लेंथ आधी हुई है तो रेजिस्टेंस भी तो 18 होगी, और वोल्टेज वही रही, तो ये आ गया 240/18, इसका स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि दोनों की सेम ही तो आएगी, ये आ गया P2, ये क्या आया P2, तो इसको इससे काट लो, 9 आ गया। मुझे बताओ मांगा क्या है उसने, मांगा है द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन इन फर्स्ट केस टू द टोटल पावर डिसिपेशन, ये तो मांगा, तो 240 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 अपॉन 240 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, और इसको किससे कंपेयर करना है 1/x है, तो x कितना आ गया 4, ये था क्वेश्चन नंबर 19, खेल खत्म, पैसा आ जाओ, ठीक है। 20वां देखो, 20वां कह रहा है सर्किट शोड बिलो द जीना डायोड इज आइडियल एंड
constant zener voltage is 6 volt, the output voltage V naught in volts is, ठीक है। सबसे पहले भूल जाओ जीनर लगा भी है क्या, पहली बात तो ये रिवर्स बायस में लगा, चेक भी कर लो वरना सर रीड नहीं काम करेगा, तो ये रिवर्स बायस में है, ठीक है चाचा रिवर्स बायस में है, और इनकी कैपिंग है 6 वोल्ट, इनकी कैपिंग है एक, लेकिन 6 वोल्ट ऐसे एक्टिवेट नहीं होती, बता रखा है कैसे एक्टिवेट होती है, अभी तो इसको भूला हुआ मानो, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, भूलने के बाद सर्किट सुलझाओ, सर्किट सुलझाने में तुम्हें पता लगेगा कि टोटल ये कितना है वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, अच्छा इसमें अगर मैं वोल्टेज बांटू तो तुम्हें पता है कि वही इनवर्स प्रोपोर्शन में बटेगा, तो 1/1 + 1 इंटू 10, ये वोल्टेज की कैपिंग आएगी। इसको कंपेयर करूंगा जीनर से बाद में, तो ये किलो किलो वाले थे, तो किलो 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 कट गया, तो 1/2 5 आ गया, तो ये आ गया 5 वोल्ट, वी कैपिंग कितनी आ गई 5 वोल्ट, जीनर उससे बड़ा है, जीनर उससे बड़ा है, तो जीनर एक्टिवेट नहीं होगा, ऐसा कैसे आउटपुट में फेंक देगा 5 वोल्ट। ये इसको अगर तुम भूल जाओगे तो ये किसमें लगा हुआ है, सीरीज में या पैरेलल में, सोच के बताओ। हाँ तभी तो इनवर्स रेशियो में बांटा है, कैपेसिटर नहीं है रेजिस्टेंस है, पैरेलल में लगाया वो, तो पैरेलल में लगाया तो पैरेलल के अक्रॉस पोटेंशियल ऐसे तो निकालोगे, इनवर्स रेशियो में बांट दोगे उसको, खत्म हो गया। अच्छा इनवर्स रेशियो में बांटने के बाद 5 वोल्ट आ गया, 5 वोल्ट एज क्यों आ गया, जीनर ने काम ही नहीं करा। बट अगर ये मेरी 6 से ज्यादा आ जाती तो क्या होता, तो 6 जीनर खाता पहले अपनी पूरी, फिर आगे पहुंचाता वो चीज, ये सब पढ़ाया हुआ क्यों होता है ये भी बताया हुआ, एक एक चीज बताइए, जितना जीनर मैंने पढ़ा दिया है उतना एग्जिस्ट कर नहीं रहा है समाज में, तो पढ़ना एक बार दोबारा से अगर तुम्हें समझ नहीं आया, बहुत छोटा सा सवाल है, ये हो गया तुम्हारा 20 में भी खत्म। तो अब आंसर कितना आया, अपना आंसर तो बताओ, आउटपुट 5 वोल्ट, और यहाँ कितना आया 4, ठीक है। अच्छा एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी एडेड टू इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस दिस डी ब्रोगली वेवलेंथ फ्रॉम 1 × 10⁻⁹ टू 0.5 × 10⁻⁹, पागल बना रहा है, मैं बताता हूँ देखो। 21वें में ये कह रहा है कि पहले मेरे पास लैम्डा था, उसके बाद हमने उसको λ/2 कर लिया, बताइए कह रहा है, पढ़ पाते हो ऐसा, ठीक है। विल बी x टाइम्स द इनिशियल एनर्जी, ठीक है, पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ लैम्डा इक्वल्स टू h/p तो जाना तो तुम, और तुम ये भी जाना तो इसको h/√2m के या ev लिख सकते हैं या qv लिख सकते हैं, बेसिकली एनर्जी आती है q इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी तो q इंटू वी होता है, q डेल्टा v टू बी एग्जैक्ट, q डेल्टा v, और डेल्टा v का मोड होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एक q लिख दो इसको डायरेक्टली, v मतलब डेल्टा v लिखा हुआ है चुपचाप, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है ना, ये भी तो कांस्टेंट है, और उसने उसने शुड बी एडेड टू इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ कितना x टाइम्स, ठीक है, द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन, ओके ओके ओके, तो उसने लेमडा बदला है ना, इस ईवी को एनर्जी लिख लो चलेगा, देखो इस ईवी को मैं क्या लिख रहा हूँ, एनर्जी ही लिख रहा हूँ, ये तो बताइए, और भी बढ़िया। तो मुझे डायरेक्टली बताओ तुम, क्या लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया 1/√, ठीक है, तो यहां से तुम्हें क्या दिखा कि E इज प्रोपोर्शनल आया 1/λ² के, बस अब पेल दो इसको, पहले लैम्डा था, तो जब लैम्डा था तो एनर्जी कितना था, अब खुश हो, अब तो लिखवा दो, है ना। अच्छा जब ये ऐसा हुआ तो k/λ/2 का होल स्क्वायर, बहुत मुश्किल है क्या, फिर कैसे के काट दो। अच्छा अब मुझे बताओ, ये पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी और ये नीचे रह जाएगी, λ² पहले जाएंगे और ये 1/4 आ जाएगा, तो यह है एनर्जी का रेशो, यह आया एनर्जी का रेशो। अब मुझे बताओ, मुझे निकालना है डेल्टा ई, डेल्टा ई तो E2 - E1 होता है ना, तो E2 - E1 तो 3 आएगा, 4 - 1 3, तो यही किसका इनिशियल है। अच्छा E2 - E1 3 भी कैसा है ये भी समझ लो, यहां से तुम निकाल लो E1 किसके बराबर है 4, ऐसे करो E2 निकाल लो, E2 किसके बराबर है 4 E1 के, रख दो यहाँ पे 4 टाइम्स E1 माइनस, तो ये कितना आ गया 3 टाइम्स E1, और E1 कौन सी एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी, और उसने ये पूछा इनिशियल एनर्जी के कितना टाइम्स आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई, कहाँ है भर दो इसमें, ये 3 नंबर नहीं है, 3 आंसर है इसका, ठीक है। ये हो गया 21वां, ठीक है। 22वां देखो, 22वें में कह रहा है आदमी एक्स वाई प्लेन टू बी टेकन एट बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीडियम 1 मीडियम 2, ये एक्स वाई प्लेन बोर्ड हो गया, मीडियम 2 इस बोर्ड से आगे, मीडियम 2 इस बोर्ड के पीछे,
नहीं, मीडियम वन है, हाँ मीडियम वन इस बोर्ड के आगे, क्योंकि जेड बड़ा है 0 या 1 से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले का √2 है, और इसके पीछे वाले का जो जेड छोटा है, मतलब नेगेटिव वाले का √3 है। ठीक है, √2 √3, यहाँ से एक रे आएगी, बोर्ड इंटरफेस का काम करेगा, उसका एरिया वेक्टर कह रहा हूँ, उसका वेक्टर फॉर्म में दे दिया मुझे इंसिडेंट रे को। अच्छा, और डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है m1 m2 से जो रे जाए। ठीक है, सवाल समझ में आया था तुम्हें? पहले तो ये बताओ। ठीक है, थ्री में तो नहीं समझाऊंगा, तो समझाऊंगा 2D में, रुक जाओ। इनकॉर्पोरेट करने दो कुछ चीज़ें। अगर मैं इसको z मान लूँ और इसको यहाँ खड़ा कर दो, तो ये z हो जाएगा, ये x y। ठीक है, आओ समझो। मैंने z एक्सिस इसको माना, ये है z एक्सिस। अगर z एक्सिस 0 से बड़ा है, अगर z एक्सिस 0 से बड़ा है, तो ये है मीडियम 1, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, √2। ठीक है, और ये है z 0 से छोटा है, तो ये कौन सा मीडियम हुआ, मीडियम 2, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हुआ, √3। और ये है एक्स वाई प्लेन, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। देखा, ले सकता हूं ना ऐसे एक्स वाई प्लेन, तो वैसे लेते हो एक्स वाई प्लेन, मैंने ऐसे ले लिया। एक रे आई ऐसे, इसका नाम है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो मुझे वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वो है कितनी, 4√3 आई कैप -3√3 जे कैप, -3√3 जे कैप, और जी -5 के कैप, -5 के कैप। ठीक है, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनेगा, और ये रे क्योंकि ये ज्यादा है √3, तो डेंसर, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये आर बनेगा। ये क्या बनेगा, आर। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, मुझे आई निकालना है, तो मुझे बताओ, तुमने अगर डायरेक्शन कोसाइन पढ़े हो, तो डायरेक्शन कोसाइन में अगर मैं कोस आई की वैल्यू निकालूं, तो तुम्हें लगता है ये ए जेड बाय ए आएगा? फिर से फोन, जल्दी बोलो समझ के। पढ़े हैं डायरेक्शन कोसाइन, और ये ए जेड बाय ए क्यों आ रहा है? मुझे बताओ, जा कर रहे हैं हम जेड में, या फिर किस से निकाल रहे हैं, जेड से निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं? हेलो, हाँ नमस्ते मैम। ठीक है, नहीं अभी, हाँ मैं तो अभी डिस्कशन खत्म ही कर दूंगा, 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसके बाद ये दो ही बच्चे आए हैं, अपने अपने घर चले जाएंगे बेचारे। नहीं नहीं नहीं, करा लेना करा लेना। ठीक, ठीक है, ठीक है, मैं इसको फोन लगा के दे दूंगा, एक भी बात कर लेगी। ठीक। बबुरावटे बनने वाली है तू, बबुरावटे, है ना? कितना बढ़ गया? ठीक है, सस्पेंस में रहने दो इसको। हाँ, तो किससे निकाल रहे हैं हम, जेड एक्सिस से निकाल रहे हैं। जेड एक्सिस से अगर मैं कोसाई निकालूं, कोसाई एंगल हमेशा नॉर्मल से नापते हैं, तो जेड एक्सिस से अगर कोसाई निकालूं, तो पहली बात तो ये -5 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ए जेड प्लस का 5, नीचे ए ये मोड होता है ऐसे, मोड ए। वो सब छोड़ो, ये मैंने भी पढ़ा रखा है बेसिक मैथ्स में, वेक्टर में, ये बेसिक मैथ्स में ही निपटा दिया था मैंने। ठीक है, तो कोसाई फटाफट निकाल लो, 5/4 √3 का स्क्वायर तुरंत करके मारो, तीन का √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, डायरेक्ट 48 लिख रहा हूँ मैं, कोई चलेगा, दिक्कत तो ना हो। √3 का स्क्वायर 3, 9 9 3 27, 27, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अच्छा, तो 8 और 5 13 और 7 20, 2 और 2 4 4, 8 और 2 10, ये तो 100 आ गया। तो कितना है, 5/10, मतलब 1/2, और बच्चा बच्चा जानता है आई 60 आ चुका है। अगर आई 60 आया है, कैसे? हाँ, मैं तो प्रूव भी करवा सकता हूँ, इतनी गणित तो आती है मुझे, प्रूव करवा दो 60 आता है। आगे 60 सबका, तो आई 60 आ गया। अब आर निकालेंगे। ठीक है, आर कैसे निकालेंगे, आर स्नेल्स लॉ से निकालेंगे, कुछ रियोप्टिक्स में तो यूज करोगे, या मैथ्स में खत्म कर दोगे सवाल को? तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसकी मल्टीप्लाई √2 इंटू कोस आई, तो कोस आई कितना, आधा, बराबर √3 इंटू कोस आर। समझ आया, कोई परेशानी? ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम कोस आर अगर निकालना चाहो, तो
म्यू वन म्यू टू म्यू वन साइन आई, म्यू वन साइन थीटा वन तो मैंने लगा दिया, ठीक है। और मुझे फिर चाहिए म्यू टू साइन, हाँ ये सुंदर वैली क्यों नहीं आ रही, इतना अंधा आएगा क्या आंसर? हम्म, गलती पता है क्या है? गलती है तुम्हारे जैसा होता जा रहा हूँ यार मैं तो, कॉन्ग्रेचुलेशन। गलती ये है मैंने यहाँ कोस आई रखा, किससे पूछ के, साइन आई नहीं रखते उधर, और उधर भी साइन आएगा। मैं मन मन में पढ़ रहा हूँ म्यू वन साइन थीटा वन बराबर म्यू टू साइन थीटा टू, फिर मैं कहा यार साइन तो कहीं भी नहीं लिख रखा है, तो कितना आ जाएगा इधर, √3/2, ये और ये कट गए। और बच्चा बच्चा जानता है √2/2 इज 1/√2, और 1/√2 पे r 45 हो जाएगा, और दोनों एंगल का डिफरेंस i माइनस r इज 15 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22। कितना आ गया डिफरेंस इन दोनों का, 15 डिग्री, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस पूछा था उसने एंगलों का। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 23 भी देखो, ये इसके पीछे छुप गया, अभी कौन पता लगाए इसकी क्या पोटेंशियल है, कैसे पता? अरे तो जब तुम क्वेश्चन पेपर लेके बैठे हो तुमने मेरे से ये क्यों खुलवाया हुआ है? तुम्हें रेडी होना चाहिए, पता है तुम्हें, ठीक है, एक आप पकड़ो, एक से हम काम चला लेंगे, फटाफट सोल्व करवा दो। वाह भाई वाह, कितना है नीचे, 20 वोल्ट। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन भी मैंने समाज में करवा नहीं था, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तब मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा पाया था, तो ये कराना था मुझे, ठीक है। ये मेरे को बनवा दो, क्योंकि इधर रोज पोच में नहीं करा रहा मैं इसे, एक नए दूसरे पेज पे करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर अगले पेज पे कितनी जगह है, नहीं जगह नहीं है, एक जोड़ दो इसमें। हाँ, सर्किट बनवाओ। मुझे याद है डीजे बना हुआ था, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस नीचे है, यहाँ उसने एक तार लपेट दी, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये डीजे मुझे याद है। इसमें अभी अभी तुमने ताजा ताजा बताया 20 वोल्ट, ये बोलते चलो फटाफट, ये ये दो, ठीक है, इसको नाम दिया उसने बीडी, ये भी मुझे याद है, बाकी तुमने बता ही दिया, ठीक है। इस बीडी में से कितना करंट जाएगा, जितना बड़ा लाइटर होगा, कुछ नहीं, इस बीडी में से करंट निकालना है, तो तुझे लेट समझ आया है ना, ठीक है। तो 20 वोल्ट है, यहां भी तो 20 वोल्ट होगा, यहां जो, अगर इधर 20 मान लिया तो 0 वोल्ट बनना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है मैं आज 40 और यहां 20 मान लूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो 20 मान लेते हैं। अच्छा, अब मान के चलना कि यहां से यहां ड्रॉप 0 का आया, इस वायर में कोई रेजिस्टेंस है, जब वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो तुम्हें लगता है वीबी और वीडी बराबर होने चाहिए, सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, वी वी बराबर वी डी, सेम पोटेंशियल में है। अगर ये सेम पोटेंशियल में है तो तुम्हें लगता है ये दोनों के दोनों, सॉरी ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, अब फिर सीरीज में आएंगे। अभी ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में तार है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एक इज पैरेलल टू 4 एंड 2 इज पैरेलल टू 3। तो 1 और 4 पैरेलल में होने का मतलब 1 × 4 अपॉन में 1 + 4 इस 4/5, सही बात है। अच्छा, ये कितना आएगा 0.8, दिख भी रहा होगा तुम्हें, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10 से डिवाइड कर लिया, तुरंत कट गया। अच्छा 2 और 3 मतलब 6/5, और 6/5 कितना हो जाएगा, 1.2 12 होता है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से डिवाइड कर लो, तो जो डिवाइड करा उसको पॉइंट में लगा दो, और 12×5 = 60, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो मुझे बताओ आर इक्विवेलेंट टोटल 2 ओम आ गया, बटाई भैया कितने की है, 20 वोल्ट, तो टोटल करंट कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब मुझे बताया कि यहां से 10 एम्पियर करंट आया, 10 एम्पियर करंट, ठीक है। अब ये जो 10 एम्पियर करंट आया, मुझे बताओ ये दोनों तो पैरेलल में थे ना, तो इस वाले हिस्से में क्या पोटेंशियल होगा, हाँ वो कैसे निकाले, क्या मुझे करंट पता है, हाँ
करंट पता होने के बाद क्या मुझे नेट रेजिस्टेंस पता है कितनी है? 0.8 है। तो बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0.8 इंटू 10, ये आ गया इसके अक्रॉस पोटेंशियल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8 वोल्ट। तो इधर कितना वोल्ट बचेगा? कैसे निकालोगे? चुपचाप बोल दो 12 वोल्ट। मैं यहां मान रहा हूं, यहां आके इसकी करपट्टी में कितना करंट लगा? 10 लगा ना। मैंने अलग अलग करंट निकाला दोनों का ना, तो पूरा ले रहा हूं ना बक्सा। तो उस इस हाँ, पॉइंट आठ लिया है ना, ये दोनों का इक्विवेलेंट लिया है मैंने। इसके क्रॉस 8 वोल्ट, तो चुपचाप लिख दो इसका क्रॉस 12 है ही 20। तो क्या कर सकते हैं, दोबारा निकाल लो आंसर तो 12 ही आएगा। ठीक है, अब अलग अलग करंट निकालेंगे। मुझे बताओ अगर यहाँ 8 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना होगा? 8 वोल्ट। यहाँ भी कितना होगा? यहाँ कितना होगा? 12 वोल्ट। यहाँ कितना होगा? 12 वोल्ट। ऐसे टाइप के सवाल ऐसे ही करने हैं हमेशा। ठीक है, दिल माने या ना माने, करने ऐसे ही हैं, होंगे ऐसे ही। अच्छा, अब इस वाले से करंट तो निकलवा दो तनिक। तो करंट कितना आ जाएगा? V बाय आर, 8 एम्पियर। इस वाले से करंट कितना आएगा? निकालो। V बाय आर 2 एम्पियर। इस पे तो 12 वोल्ट है ना, तो इस पे करंट कितना आएगा? इसको I1 नाम दे दो, इसको I4 नाम दे दो, इसको I2 नाम दे दो, और ये कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर। अब सुनना ध्यान से, यहाँ 8 आ रहा था ना, यहाँ 6, 2 कहाँ गया? पक्की बात है नीचे गया होगा, पक्की बात है। क्योंकि यहां से यहाँ 2 की कमी है, तो कहीं तो निकला होगा, निकलने की जगह ये थी, निकल गया नीचे। और सुनो, यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ भी निकाल लो कितना? I3 कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 12/3। यहां से यहाँ +2 आया, यहां से यहाँ +2। इसका मतलब जब करंट यहां से 2 एम्पियर चला, यहां 4 हो गया, तो यही वाला 2 यहां आके जुड़ा होगा, तभी तो 4 हुआ। सारी बातें बैठ गई। इसका मतलब BD ने कितना करंट सुलगा लिया? 2 एम्पियर। इन सवालों को ऐसे करते हैं हमेशा ही। डन है? कोई परेशानी? पक्का? तो आंसर भी लेते हैं, कितना है इसका? 2 एम्पियर। ठीक है, ये ग्रेड नहीं है 2 है, 2 एम्पियर करंट आ गया ये। अच्छा जी, एक और सवाल देखो। प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, प्लेस्ड इन पोजीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, मिनिमम डेविएशन में रखा है, ठीक है। इफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज आल्सो ए, क्या कह रहा है? देन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव, चलो पहले देखते हैं, आगे के बाद में देखते। ये कुछ तो लिख रखा है इसमें, कंपेयर कंपेयर होगा कुछ तो, और फिर उसमें से अल्फा बीटा आएगा, देखते हैं क्या हो रहा है। पहले तो अगर मेरा मिनिमम डेविएशन वाला केस है, तो मिनिमम डेविएशन वाले केस में म्यू बराबर साइन ए प्लस जाई एम बाई 2, याद हो तो अगर तुम्हें, साइन ए बाई 2। मैंने साइन ए बाई साइन आर लिखा है, आया समझ? हाँ हाँ, ए बाई 2, आर कहाँ से आया? साइन ए बाई साइन आर लिखा है, ठीक है। उसने ये भी बोल दिया ये खुद तुम्हारा ए है, ये भी तो बोला है ना उसने कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन भी ए ही है, तो ऊपर तो आ गया ए, तो ये लिखा है म्यू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। ये तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्या कह रहा है ये? मुझे कोस इनवर्स म्यू बाय बी, देन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, मुझे यहाँ से ए निकालना है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव, मतलब ए निकालना है और इन दोनों साइन को उधर भेजना है। तो दोनों साइन को तो उधर भेजने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है, बट मैं हाँ एक काम कर सकता हूँ ना, नीचे ए बाई 2 है, तो ऊपर मैं लिख रहा हूँ 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। लो, मेरे ख्याल से हो ही गया सवाल खत्म हो, बचा ही नहीं कुछ। तो मुझे निकालना है ए, ए डायरेक्ट निकालो, ए म्यू बाई 2 लिखा क्या? इधर म्यू था, ये 2 आगे डिवाइड कर लेगा उसको। अच्छा, और ये कोस था, इधर भेजो इनवर्स लिखो। नीचे 2 था, इधर मल्टीप्लाई भेज दो। और ये उसने किसके बराबर दिया है? अल्फा कोस इनवर्स म्यू बाय बीटा। मेरे ख्याल से आ गया आपको, अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 + 2 इज 4 आ गया, खत्म। एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, कौन सा क्वेश्चन था? 24वां, और इससे पिछले वाला था 23वां। An alpha particle and a proton are accelerated from rest by a potential difference of 100 volt. After this, their de Broglie wavelength lambda a, lambda p, the ratio of। तुम में से किसी हरामजादे ने ये भी पूछा था, सर यहां बता दो, डाउट है सूर्यांश।
टू नियरेस्ट इंटीजर इज, टू नियरेस्ट इंटीजर मतलब मेरा आंसर कुछ तो गंदा सा आएगा बट मुझे इंटीजर में आंसर करना है, ठीक है। आओ खुल जाते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 25। लैम्डा तुम्हें पता है ना, एच बाई पी ही होता है, एच बाई पी मतलब अंडर रूट 2m/q_v, यही तो होगा। इसमें वेरी कौन कौन कर रहा है, अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है। तो मेरे ख्याल से मास और चार्ज वेरी करना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस तो उसने 100 वोल्ट फिक्स कर दिया, ये 100 वोल्ट फिक्स हो गया, दो फिक्स है, एच फिक्स होता ही है। तो इसका मतलब मेरा लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अंडर रूट एम क्यू के प्रोपोर्शनल होगा। तो उसने मांगा क्या है, लैम्डा पी बाय लैम्डा ए, लैम्डा पी बाय, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा अंडर रूट एम ए क्यू ए नहीं अल्फा है वो, अल्फा पार्टिकल, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, और पूरे के लिए ही छाता तैयार कर देते हैं ना हम, ज्यादा बढ़िया रहता ऐसे। कोई दिक्कत, समझ रहा हूँ। अल्फा का चार्ज दुगना होता है प्रोटॉन से और मास 4 गुना होता है, तो मेरे ख्याल से तो रूट 8 है, तो ये तुरंत होता है, और ये 1.414 होता है। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई भी करूंगा, मुझे तो 3 लग रहा है, पता नहीं क्यों, 1.5 है वो ऑलमोस्ट, और तुम कह रहे हो 2 लगाओ। तो उसने नियरेस्ट बोला है, उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता तो आंसर, हाँ, ये बुद्धि वहां लगाना जहां जरूरत पड़ेगी। इसके आगे है नहीं कुछ, क्यों नहीं है इसके आगे कुछ, केमिस्ट्री मैथ्स भी होनी थी ना, क्यों नहीं है इसके आगे कुछ, वहां लगानी थी ये बुद्धि। तो कितना हो जाएगा, ठीक है। कंसिडर सिचुएशन शोन इन फिगर, ये सिचुएशन है, ये फिगर में शो कर दी। प्लेट ऑफ कैपेसिटर हैव एरिया ए आर क्लैम्प्ड इन, अच्छा ये तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर तुम कैपेसिटर को बहुत ही धीरे धीरे स्लाइड करवाओगे तो वो ऑसिलेट करेगा, तूने पढ़ ही रखा है। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता। अगर तुम इसको बहुत धीरे धीरे छोड़ोगे, बहुत धीरे धीरे पकड़ के रखोगे, और इसको जब छोड़ दोगे ऐसे, तो ये ऑसिलेट करेगा। अच्छा वैसे ऑसिलेट धीरे धीरे छोड़ने पे नहीं करेगा, क्योंकि तुम वहां पे एक्स्ट्रा वर्क लगा रहे हो एनर्जी खाने के लिए। जब तुम इसको अपने हाल पे छोड़ दोगे, इस हाल पे छोड़ दोगे, तब जाके ऑसिलेट करेगा अबाउट मीन पोजीशन। ये सब बताया हुआ है मैंने, समझाया भी हुआ है, रीजन भी दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें किसमें कब कन्वर्ट होती है, और सेंटर पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। ये सब करवाया था मैंने इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से सब बताया था। और जब हम धीरे धीरे छोड़ेंगे तब ऑसिलेट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मैं वहां पे कुछ एनर्जी खा रहा हूँ, नॉन मैकेनिकल में जा रही है एनर्जी, इसलिए वो डैम्पिंग ऑसिलेशन में आ जाता है और ये चुपचाप आगे बैठ जाता है। इसमें सब तरीके से समझाया था मैंने, मैथमेटिकली भी समझाया था और एक्सप्रेशन वाइज भी समझाया था और फील के साथ फिजिकली भी समझाया था। तो अब देखते ही मुझे डायग्राम से ये तो लग रहा है कि हाँ ऑसिलेट तो ये कर रहा है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद लेंथ, अच्छा इतना हिस्सा इसका अंदर है, ये हिस्सा इसका अंदर है, नेग्लेक्टिंग एनी इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन और ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी और फ्रिक्शन हमने तब भी नहीं लिए थे। टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ स्लैब, ठीक है, वही पूछ लिया जो हम चाह रहे थे, टाइम पीरियड पूछ रहा है, बट ये टाइम पीरियड तुम निकालोगे कैसे, विल बी लैम्डा इक्वल्स टू x इतना 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 t देन x इतना इतना, ठीक है ठीक है। इसको तो देखो, तो प्योर जेई वाला बच्चा है वही पे लेगा, समझ रहा। क्वेश्चन नंबर 26। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर में मैं रेस्ट से छोड़ रहा हूं, किससे छोड़ रहा हूं, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, पढ़ लोगे रिलीज फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है, माने u0 माने हाफ ए टी स्क्वायर, आता है ये बात समझ में आती है, और माने हाफ एफ बाय एम टी स्क्वायर, ये भी समझ आता है, ठीक है। अच्छा तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा यहां से, t इक्वल्स टू 2ms डिवाइडेड बाय एफ रूट, ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। m क्या है, मास, s क्या है, दूरी, s क्या है, ये कौन सी दूरी है जो रिपीट होगी बार बार, जो बार बार रिपीट होगी, ये बात समझ में आती है। मतलब ये हुआ पूरा एक ऑसिलेशन, ये हुआ पूरा एक ऑसिलेशन, उसका टाइम पीरियड है, उसका टाइम पीरियड। अगर ये मैंने एस लिया है तो ये छोटा टी आया है, ये मैंने एस लिया है तो ये छोटा टी आया, और अगर मुझे कैपिटल टी निकालना हो तो वो किसके बराबर आएगा, वो टाइम्स दिस, तो ये आ गया मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये आया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। समझ में आया कहां से आया,
तुरंत ही हाथ लगे, ठीक है। अच्छा, ये जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये ई वी है। ई हमें बोल रखा है उस हरामजादे ने, ई से, ठीक है। तो मुझे कैपेसिटेंस बताओगे? कैपेसिटेंस तो एप्सिलॉन ए बाई डी होता है, और कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक के एप्सिलॉन ए बाई डी होता है। भली बात, ये बातें तो मैं तुम्हें सेव करवा चुका था तुम्हारे खून में, अब तुमने वो खून रिप्लेनिश कर लिया है तो बात अलग है, ठीक है। मुझे बताओ इसका कितना हिस्सा अंदर है, तो कितना एरिया अंदर है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, बहुत ही आसान सी बात, एल लेंथ कितना एरिया ले गई, एक यूनिट लेंथ कितना एरिया ले गई, तो ए लेंथ कितना यूनिट एरिया ले गई, टॉफी तो बटी है। तो मुझे ये बताओ एल माइनस ए लेंथ कितना एरिया ले जाएगी, क्या ये सारी बातें समझ में आती हैं? पक्की बात है। अच्छा, ये एल लेंथ है, इसमें से इस एल लेंथ में से ए घटा दो, ये नहीं बचा, तो ये कौन सा एरिया है? हाँ, एरिया विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है? एरिया विद ठीक है। तो मुझे कैपेसिटेंस लिखवाओ, क्या कैपेसिटेंस बदलेगी? अगले मोमेंट अगर ये थोड़ा सा और बाहर गया बदलेगी, क्योंकि एरिया बदला। अगर ये थोड़ा सा अंदर आया कैपेसिटेंस बदलेगी, एरिया बदला। कैपेसिटेंस एरिया के हिसाब से बदल रही है, लेंथ के हिसाब से बदल रही है? लेंथ के हिसाब से। तो मैं कोई दूरी मान लेता हूं कि मेरी कैपेसिटेंस किसी दूरी का फंक्शन बन चुकी है। कैपेसिटेंस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्या है, मैं कितना आगे पीछे कर रहा हूं उसको। ये बात समझ आती है? कोई परेशानी इसमें? ठीक है। और करते हैं। तो ये कैपेसिटेंस मैं ऐसे लिखूंगा, समझना, एप्सिलॉन नोट ए, एप्सिलॉन नोट ए बाय एल इंटू ए बाय डी इंटू के। समझो, ये बात समझ आती है क्या? पहले मैंने लिखा है कि जब मेरी कैपेसिटेंस, ये चलो अब पूरे ही लिख देता हूँ एक्सप्रेशन, तो मैं ज्यादा अच्छा समझ आएगा। फिर मैंने लिखा एप्सिलॉन नोट एल माइनस ए बाय एल डिवाइडेड बाय डी। ये मैंने टोटल कैपेसिटेंस लिख दी। मतलब पहले मैंने कहां की लिखी? जहां डाइलेक्ट्रिक है, और जहां डाइलेक्ट्रिक है वहां तो क्या आएगा, है ना। और फिर जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहां विदाउट क्या आएगा, तो नेट कैपेसिटेंस लिख दी मैंने। और जैसे जैसे एक्स बदलेगा ये बदलेगी। बोलो इसमें कोई दिक्कत? क्या सारी बातें क्लियर हुई? ठीक है। तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना, इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। रिफाइन कैसे करते हैं? इसमें से मुझे एप्सिलॉन ए बाई डी तो कॉमन आता हुआ दिख रहा है चुपचाप पूरे में से, तो यहां क्या बचा? के ए बाई एल दिखा? नहीं, सीरीज और दो कैपेसिटेंस सही नहीं ना। देख, एक तो कैपेसिटेंस इस हिस्से की वजह से, और एक कैपेसिटेंस इस हिस्से की वजह से, ये भी तो एल माइनस है। नहीं, ये एक ही कैपेसिटर था ना, उसी को स्लाइड कर रहा हूँ ना, और फुली फील्ड है, तो ये कैसे सीरीज में हो जाएंगे? पहली बात तो अगर होंगे भी तो ये पैरेलल में होंगे, सीरीज में तो नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो ऐसे तूने सेव कर रखा कैपेसिटेंस, मतलब ऐसे रखते, वरना ऐसे करेंगे पानी गिर जाएगा उसके, स्पिल हो जाएगा, फिर मम्मी मारेगी। ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन निकाल लिया। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन निकालने के बाद अंदर बचा के ए बाई एल। तुम तो इस पे ध्यान दो, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा? एक काम करो, एल को इसके पास सरकाओ, तो क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस ए बाई एल ए। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 1 माइनस ए बाई एल इंटू ए। अब ए बाई एल बाहर आ जाएगा। अच्छा, ए बाहर आ गया था ना, चलो। तो ए बाई एल फिर से कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, लेकिन ये पूरा बाहर नहीं आएगा, ये लिखा जाएगा 1 प्लस ए बाई एल बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा?
के माइनस 1, ये बन गया अपना। ठीक है, अच्छा। अब एक और चीज याद रखो कि मेरा एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर होता है। कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी, और एनर्जी तो एनर्जी तो एनर्जी तो ऐसे भी लिखी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वो, मैं ऐसे लिख देता हूं। मैंने ये पढ़ाया था वैसे, टू बी ऑनेस्ट। जहां पे आर कौन सा वेक्टर है, डी आर कौन सा वेक्टर है, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। ठीक है, और ये एनर्जी यू एक्स यू वाई और यू जेड में है, क्योंकि वहां जहां फोर्स होंगे। तो ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। तो और एनर्जी का एक्सप्रेशन है क्या मेरे पास है, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आर के रेस्पेक्ट में। लेकिन जो मेरा वी है वो तो फिक्स है ना, देखो ई। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर लिखूं तो फोर्स विल बी माइनस डी बाय डी एक्स। डी एक्स लिखा क्योंकि कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, वी कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, तो कैपेसिटर किसका फंक्शन, एक्स का। तो कैपेसिटर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा हाफ सी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और v कांस्टेंट है जो कि कितना है e, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पोटेंशियल है। क्लियर है, तो ये स्क्वायर और हाफ तो बाहर आ गए, सी एक्स बचा अंदर। तो मुझे लिखना है माइनस हाफ सी ई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ओ सी। इसका मतलब मुझे इस एक्सप्रेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बताओ यहां तक कोई बात दिक्कत कर रही हो तो। ठीक है, हम्म अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वेरी कौन करेगा, वेरी किसको करवाए, मोशन एक्स तरह। ठीक है, एल, और ये ए दूरी है, एल करेगा, एल फिक्स है। हम्म तो मैं एक ही जगह एक्स भर दूं हर जगह। हम्म ठीक है ठीक है ठीक है, यही सही है, यही सही है। ठीक है, समझ गया। तो मैं हर जगह तुम्हारे लिए एक ही बजाय क्या कर रहा हूँ, एक्स। तो गए, देखो सवाल तुम्हारे पास है, जवाब नहीं है, तो मैं जवाब लिखे रहने देता हूँ, है ना। ठीक है, हो गया पीछे। मैं इस पूरी स्लाइड को हटा रहा हूँ अब। सवाल याद हो चुका है हमें, तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तुम मैच कर लेना, मैं यहां से निकल लेता हूँ, इसको हटा के ऐसे। ठीक है, ओके, जगह भी बन गई अपने पास, शाबाश। तो अब तो बढ़िया खुल के मिटाएंगे चीजें। भर गए सारे एक्स। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, इस आदमी को अगर डिफरेंशिएट किया जाए, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन इट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वन का जीरो, के माइनस वन बाई, डन, ये आ गया। ठीक है, ये सी बाहर क्या कर रहा है,
ठीक है, तो अब लिख दो इसको, एफ इक्वल्स टू माइनस हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के माइनस वन बाई एल। समझ आया? ठीक है, क्या तुम्हें फोर्स नेगेटिव दिख रहा है? ये नेगेटिव क्या बताता है तुम्हें? फोर्स के आगे नेगेटिव क्या बताता है? इट इज अ, और अगर रिस्टोरिंग फोर्स मेरे पास है तो मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है विच इज 4 2 m। s क्या है यहाँ पे? l माइनस है, क्योंकि उसी दूरी के हिसाब से ऑसिलेट करेगा ये। ठीक है, और f रख दो पूरा का पूरा यहाँ पे, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a बाई डी के माइनस वन बाई एल। ये दो से ये दो कटेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू 4। जब ये मैंने फॉर्मूला निकाला था तो ये जो हमारा 2ms आया था, ये इसलिए आया था क्योंकि जो मैंने दूरी ली थी एस ये वाली ली थी, है ना? तो जो पूरी एक लेंथ होती है उसकी आधी है ये, तो इसलिए 2 वाला फैक्टर आया। तो असलियत में मुझे यहाँ पे क्या लेना चाहिए? असलियत में ये 2 हटा के, ये बहुत ध्यान से देखना, इसलिए 2 हटा के मुझे इसको 2 से डिवाइड करना चाहिए एक्चुअल में। तो यहां पूरी लेंथ का मैं क्या लेके आया? आधा, तब जाके 2 आ रहा था। समझ आया? तो मैं भी तो यहाँ पे आधा ही लूंगा ना। वो जो फॉर्मूला की डेरिवेशन निकाली है, वो डेरिवेशन कैसे निकाली मैंने? इसका आधा लेके। ये बात समझ आती है? वो छोड़ो, मुझे बताओ एस कितनी बार परफॉर्म हुआ है? 1 2 4 बार हुआ है ना? पक्की बात है 4 बार हुआ है। ठीक है, तो ये बनाओ तुम अपनी लिए फॉर्मूला, बात ही खत्म। ठीक है, कोई परेशानी? और 2 लगा रहे थे, 2 अब 2 वो किसकी वजह से आया था? हाँ, 2 वो इसकी वजह से आया था, इस वाले की, इस वाले फॉर्मूले की वजह, वो लेने दो। तो ये आया 2ms बाय 4। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? अब तो ठीक है, कोई परेशानी? ठीक है तो इसको इससे काटोगे, अब तो नीचे 2 आया, और इस 2 से ये वाला 2 कट गया, dl ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा m dl l माइनस ए डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए के माइनस वन। चेक कर लो एक बार, यही आ रहेगा। तो x कितना हो गया? x की वैल्यू आ गई 4। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, कोई परेशानी? अच्छा एक आखिरी सवाल बचा है तुम्हारा, वो भी बताई दो। u इज माइनस, अगर ये नेगेटिव लगाया तो अट्रैक्टिव ही होगी। ये तो आता होगा ना कि अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये याद हो, अगर तूने पढ़ा हो तो ऐसा कुछ होता है कि ये ग्राफ होता है इस टाइप से, और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहां फोर्स होता है, यहां आर होता है, और इसका स्लोप मुझे पोटेंशियल एनर्जी देगा, इस ग्राफ का स्लोप मुझे पोटेंशियल, सॉरी, इस ग्राफ का स्लोप मुझे फोर्स देगा, इस ग्राफ का स्लोप मुझे फोर्स देगा। ठीक है, और यहां मिनिमम होगी, ये मिनिमम आएगा। इस क्वेश्चन में क्या बतानी है? ठीक है, टोटल एनर्जी बतानी है, तो टोटल एनर्जी अगर तुम्हें बतानी है, अच्छा मुझे बताओ, पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, रेडियस है, तो फोर्स निकाल लो एक बार। फोर्स क्यों निकालो? क्योंकि फोर्स मुझे पता है, इसमें फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर होगा, फोर्सेस। तो मैं यहां से भी फोर्स निकालूंगा, मुझे यू गिवन है, फोर्स कैसे निकालते हैं? एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू बाय डी आर, अभी अभी जो मैंने पढ़ा, तो निकालो इसका माइनस डी यू बाय डी आर माइनस और ये जो माइनस लगा हुआ है यहाँ ऑलरेडी मैच हो रहा है उससे, है ना? तो यहाँ अलग से ऐसे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो माइनस डी यू बाई डी आर होता है, ये उसने ऑलरेडी यही बोल के दिया है मुझे, तो ये हो जाएगा माइनस डिफ्रेंसिएशन डी बाय आर ऑफ के बाई टू आर स्क्वायर। कोई परेशानी इसमें? के बाहर, टू बाहर,
वन अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज, ऊपर जाओगे -2 -2 -1, नीचे आएगा क्यूब और बाहर आएगा -2, और यहाँ माइनस था ही, और नीचे आ गया आर क्यूब। ये समझ आया? ये 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आया के बाय आर क्यूब। इस पे कोई दिक्कत किसी को? तो ये फोर्स किसके बराबर आया? mv स्क्वायर बाय आर किसके बराबर आया? के आर। तो अब मुझे बताओ, यहां से अगर मैंने mv स्क्वायर निकाल लिया, अभी पता लग जाएगा क्यों निकाल रहा हूं। एक आर से एक आर काट दो, कितना आया? के बाय आर स्क्वायर। कितना आया? के बाय आर स्क्वायर। दिखाई दिया? तो ये जो mv स्क्वायर आया, के बाय आर स्क्वायर आया, मुझे बताओ अगर मुझे किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है तो कैसे जोड़ते हैं उसको निकाल के? क्योंकि कोई भी नॉन मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी तो भगवान की दया से उसने अपने हाथ जोड़ के दे रखी है कि के बाई 2 आर स्क्वायर माइनस का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा मैंने क्यों निकाल रखा है ये। तो माइनस के बाई 2 आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? प्लस का के बाई आर स्क्वायर तो है एम वी स्क्वायर, और नीचे आधा लगा हुआ है, तो यही तो हो गया। तो कटपुट आके टोटल एनर्जी कितनी आ गई? 0।